बहुत ही आदर और सत्कार के योग्य डॉक्टर सुधीर मान साहब, इफ़को के स्टेट मार्केटिंग हेड, जिन्होंने इफ़को के गौरवशाली इतिहास, उसकी उपलब्धियां, कृषि की तकनीकों के बारे में आप सबके बीच में अपनी बात रख रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर बलराज सिंह जी, माननीय वाइस चांसलर साहब, हमारे इस विश्वविद्यालय से डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, डायरेक्टर रिसर्च और डीन सर, फार्मर फोरम से पधारे हमारे सेपट साहब और मांडीवाल जी, मेहरिया साहब और संगा जी, और उन सब से बढ़कर हमारे सामने बैठे सभी मेहमान, दूर दराज से आए हुए किसान साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे लिए चूँकि मैं खुद कृषि स्नातक हूँ, तो मेरे लिए जितने भी कृषि विश्वविद्यालय ये सब एक मंदिर के समान है, तो मुझे यहाँ आकर आप लोगों को संबोधित करना अपने आप में एक गौरव का एहसास देता है। तो मुझे ये मौका देने के लिए मैं विश्वविद्यालय और फार्म फोरम दोनों का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअल में मैं करीब 35 साल से किसानों से जुड़ा हुआ हूँ इफ़को में ही। तो मेरे को दो चीज़ें जो आज के परिप्रेक्ष्य में लगती हैं जो किसान भाइयों को करनी चाहिए। एक, मैंने ये महसूस किया है कि हमारे किसान भाई संतुलित जो ज़मीन के स्वास्थ्य की तरफ कम ध्यान दे रहे हैं। उसका एक कारण है, हम संतुलित उर्वरक उपयोग नहीं करते हैं। क्योंकि मैं उर्वरक से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए उर्वरक की बात करता हूँ। और दूसरी चीज़ जो है, जो आज की आवश्यकता भी है, हमें जितनी भी नई तकनीक खेती की आती है उनको अपनाते रहना चाहिए। तो मैं वापस पहली बात पे आता हूँ। देखिए, मृदा स्वास्थ्य और मानव स्वास्थ्य दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी समझते हैं कि पहले स्वास्थ्य सुविधाएं कम थी लेकिन लोग बीमार कम होते थे। अब बीमार बहुत ज़्यादा होते हैं, नई नई तरह की बीमारियां आ रही हैं। उसका कारण क्या है? हम जब ये कहते हैं कि किसी भी पौधे में, किसी भी फसल को अपना जीवन चक्र सुचारू रूप से चलाने के लिए 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। एग्जैक्टली यही बात हमारे इंसान के लिए भी लागू है। और इंसान में ये तत्व आएंगे कहाँ से? भोजन से। और भोजन कहाँ से मिलेगा? फसल से। और फसल आएगी ज़मीन से। तो ये एक चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमारे किसान भाई हमारी ज़मीन में ही, हमारी फसल को ही सारे पोषक तत्व दें, ताकि हमारे को जब हम उस फसल से जो उत्पादन होगा उसका हम सेवन करेंगे तो हमें सारे पोषक तत्व मिलें और हम स्वस्थ रहें। लेकिन होता क्या है कि हमारे किसान भाई ज़्यादातर या तो यूरिया काम में लेंगे या डीएपी, और कुछ किसान भाई एडवांस हैं तो एनपीके काम में लेते हैं। यूरिया में सबको पता है नाइट्रोजन तत्व होता है, डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस, एनपीके में एक पोटाश एक्स्ट्रा। लेकिन हमारी फसल की आवश्यकता इससे कहीं ज़्यादा होती है। और इन तत्वों की खाद की बात भी करें तो इसमें भी कई सीमाएं हैं। अब यूरिया, जिसके लिए आप सभी किसान भाई इस साल बहुत परेशान हुए होंगे क्योंकि इस बार मांग ज़्यादा थी और उपलब्धता कम थी, उसमें एक नाइट्रोजन तत्व मिलता है केवल, जबकि मैंने शुरू में क्या कहा, फसल को चाहिए 16 तत्व। एक नाइट्रोजन तत्व से हम पूरी फसल नहीं ले सकते। और उसमें भी जो हम यूरिया से नाइट्रोजन दे रहे हैं, क्या आप लोगों को पता है उस फसल को कितना मिलता है? हमारे किसान भाई 100 किलो जो यूरिया काम में लेते हैं उसमें से लगभग 30 किलो ही हमारी फसल के काम आता है। और बाकी तत्व जो है वो हमारा कहाँ जाता है? सूखे खेत में डाल दिया तो नाइट्रोजन उड़ के वातावरण को दूषित करेगी। यदि पानी ज़्यादा हो गया तो वो नाइट्रोजन घुलकर या तो ज़मीन के अंदर पौधे की जड़ से नीचे चली जाएगी, वो हमारे काम नहीं आएगी, और या फिर पानी के साथ बह के चली जाएगी। अब इतनी मुश्किल से इतने महंगी चीज़ आप लोग लेके आते हैं और उसका ये हाल होता है। ऐसा ही अन्य खादों में भी है। और अब मैं थोड़ा सा बात करूं, आपको ये भी शायद पता नहीं होगा कि यूरिया का एक कट्टा जो है 266 रुपये 50 पैसे जो एमआरपी भारत सरकार द्वारा तय की गई है, उसकी असली लागत क्या है? उसकी आप अभी जो नया कट्टा आ रहा है आप उसको देखेंगे, भारत ब्रांड यूरिया के नाम से, उसमें सबसे ऊपर यही लिखा हुआ है, यूरिया के एक कट्टे पे आज की तारीख में लगभग 2000 रुपये सब्सिडी है और किसान भाई के लिए एमआरपी 266 रुपये 50 पैसे। वो बाकी सारी की सारी
भारत सरकार को सब्सिडी देनी पड़ती है। और सब्सिडी भी कितनी? 1 करोड़, 5 करोड़, 2,50,000 करोड़ रुपए इस साल सब्सिडी रहने का अनुमान है। और वो सब्सिडी का पैसा कहाँ से जाता है? वो सारा पैसा अपनी ही जेबों से जाता है, किसी न किसी टैक्स के रूप में। तो ये चीज़ मुझे बताने का पीछे भी एक कारण था। अब मैं थोड़ा सा वापस हमारी संस्था इफ़को पे आता हूँ। इफ़को का निर्माण 1967 में इस उद्देश्य के साथ किया गया था कि हमारे किसान भाइयों को उनकी आवश्यकता का खाद अच्छी गुणवत्ता वाला उचित मूल्य पे आपके गांव के घर के आसपास ही करवा दिया जाए। इस उद्देश्य में तो इफ़को आपको पता है सफल हुई है। आज गांव-गांव में सहकारी समितियों के माध्यम से और फ्रेंचाइजियों के माध्यम से हमारे किसान भाई को अच्छी गुणवत्ता के सारे खाद उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। लेकिन जब हम वापस इस बात पे आते हैं कि क्या हम इतने सालों से जो यूरिया काम में ले रहे हैं, डीएपी काम में ले रहे हैं, इसमें इतनी जो पूंजी लग रही है, इतना हमारा अन्य तत्व काम में ना लेने से, इन तत्वों को अकेले काम में लेने से नुकसान हो रहा है, उसका क्या? तो फिर हमारे पास बात आती है कि भाई हमारे पास विकल्प क्या है। मैं इफ़को में हूँ, इफ़को रासायनिक उर्वरक प्रमुख रूप से बनाती है, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि इसका सबसे बढ़िया विकल्प है आप जैविक खेती करें। लेकिन इसके साथ एक लेकिन भी जुड़ा हुआ है। इफ़को द्वारा रासायनिक खादों के साथ जैविक उत्पाद भी बनाए जा रहे हैं। सीवीड एक्सट्रैक्ट से सागरिका के नाम से हम बना रहे हैं। जैविक जितने भी अपने जैव उर्वरक हैं, एनपीके कंसोर्शिया, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, ये भी बनाए जा रहे हैं। ह्यूमिक पावर बढ़ाने के लिए ह्यूमेसु भी बनाई जा रही है। लेकिन जैविक खेती के साथ एक थोड़ी सी लिमिटेशन है। खराबी नहीं है, एक लिमिटेशन है। हम सभी जानते हैं कि गोबर की खाद जैसे हम यूज़ करें जैविक उर्वरक के स्रोत के रूप में, तो उसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत होती है 0.5 तक। वो भी तब जब आप उसको बहुत बढ़िया खड्डे में खोद कर बना के सड़ा के तैयार करें। अन्यथा जो सड़कों के किनारे रोडियों के ढेर हैं वो गोबर की खाद नहीं है। तो मैं बेहतर से बेहतर जो हम बनाते हैं गोबर की खाद, उसमें लगभग आधा प्रतिशत होता है। तो दिक्कत ये है कि हमारे किसान भाई के साथ कि 2 कट्टे यूरिया में जितनी नाइट्रोजन उसको मिलती है उतनी उसको गोबर की खाद से देने के लिए 10,000 किलो गोबर की खाद चाहिए। यहाँ आकर हमारी ये जो जैविक खेती की है, यहाँ एक थोड़ा सा छोटा सा प्रश्न चिन्ह लगता है। या तो हम लोग सभी पशुपालक हैं, बढ़िया तरीके से उसको तैयार करें, अन्यथा क्या करें, हम दोनों का एक बैलेंस मिक्स को यूज़ करें ताकि हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे और हमारी उपज भी कम ना हो। अब जैसे मैंने बताया था यूरिया के बारे में, आपको तमाम सीमाएं बताई। यूरिया हमारे देश में करीब 3-3.25 करोड़ की खपत होती है और हमारे देश में उत्पादन है 2-2.25 करोड़ रुपए, लगभग 1 करोड़ टन यूरिया हमें आयात करना पड़ता है। अब आयात करने में तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे गांव में कभी देशी भाषा में बोल देते हैं, पड़ोसियों के सारे बच्चे पैदा करने वाली बात है। वो पाले तो पाले, नहीं पाले तो नहीं पाले। आयात करने में तमाम तरह की बाधाएं होती हैं, महंगा मिलता है। भारत बहुत बड़ा आयातक देश है। जैसे ही हम इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं आयात करने के लिए, उर्वरक की रेटें बढ़ जाती हैं। इसीलिए भारत सरकार आप लोगों को 266.50 पैसे में देने के लिए उसकी सब्सिडी जो है वो बढ़ती जाती है। रुपया जो है वो विदेश से जब इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर के रूप में देना पड़ता है, हमें डॉलर खरीदने पड़ते हैं, उससे रुपया गिरता है। तो आखिर फिर बात है कि करें क्या, विकल्प क्या है। तो इस विकल्प के लिए ही इफ़को ने 5 साल तक लगातार रिसर्च किया और अपने देश में एक लिक्विड यूरिया, जिसको इफ़को नैनो तरल यूरिया, आप सभी लोगों ने सहकारी समितियों में देखा होगा, ये जो मेरे हाथ में बोतल है, इसका आविष्कार किया है। और ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि पूरे विश्व में सबसे पहले भारत में और आप ही की सहकारी संस्था, किसानों की सहकारी संस्था इफ़को में इसका आविष्कार हुआ है। इसके लिए हमें बहुत गर्व है और हम आशा करते हैं कि इसके उपयोग से हम जो 2.5 लाख करोड़ सब्सिडी विदेशों में जाती है भारत की, उसको बचा सकेंगे और हमारा देश उस 2.5 लाख करोड़ को या 2 लाख करोड़ जितना भी बचेगा वो किसानों के लिए दूसरी योजनाएं बनाने में लगा सकेंगे। और यही स्थिति हमारी डीएपी के साथ है। डीएपी का भी एक कट्टा 4,000 रुपये का पड़ता है, जो आपको किसान भाइयों 1,350 रुपये में उपलब्ध कराया जाता है।
उसमें भी सब्सिडी जाती है। तो अभी इफ़को इस पर रिसर्च चल रही है नैनो डीएपी के नाम से। ये भी बहुत जल्दी अभी यूनिवर्सिटीज़ में ट्रायल चल रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ जब ओके करेंगी, भारत सरकार के फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर में शामिल होगा, उसके बाद इसकी कॉमर्शियल मार्केटिंग शुरू की जाएगी। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता था। इसके अलावा मैं यही चाहूँगा कि हमारे भारत देश की तरक्की के लिए, किसानों के उत्थान के लिए आप सभी किसान भाई खेती की जो भी नई नई तकनीक आती हैं उनको जल्दी से जल्दी अपनाएं। ज़रूरी नहीं है पूरा खेत में नई तकनीक अपनाएं। आपके पास 10 बीघा ज़मीन है, 2 बीघा ज़मीन में आप उस हमारे जो वैज्ञानिक हैं खेती बाड़ी के, उनके बताए अनुसार आप खेती करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। हम इस तरह आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा और चौधरी साहब की भावनाओं के अनुरूप उनको हम सही मायने में श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।